हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और साइंस एंड टेक में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। रिसेंटली एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है इन न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी। ये ब्रेक थ्रू क्या है? 11 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस की है इन 5 सेकेंड। ये किस टेक्नोलॉजी से है? ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके 5 सेकेंड में 11 मेगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस की है। ये सेम वही एनर्जी है जो सन एनर्जी जनरेट करने के लिए जो सन यूज करता है, वही टेक्नोलॉजी होती है न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी इतनी इजी नहीं होती, इसके बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। प्लस ITER क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसका इंडिया भी पार्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो अभी एक तो न्यू नहीं है, दूसरी इजी नहीं है। ठीक है, इजी नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही टफ है। ठीक है, दूसरी चीज ये न्यू भी नहीं है, बहुत पहले से चलती आ रही। सूरज है, हमेशा से है। अब सूरज तो हमेशा से प्रोड्यूस ही कर रहा है, बट हमने भी साइंस में बहुत पहले इस चीज को देख लिया था और तब से हम इसके लिए ट्राई कर रहे हैं कि इस रिएक्शन से हम एनर्जी जनरेट कर पाए। ठीक है, साइंटिस्ट बहुत टाइम से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सेवरल डिकेड से, बट चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। क्या चैलेंजेस हैं वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट ने हाउएवर मैनेज किया है टू प्रोड्यूस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये बहुत बड़ी बात है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से इन्होंने लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस की है, दैट इज 11 मेगावाट इन 5 सेकेंड। ठीक है, तो ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है इन द ऑनगोइंग ग्लोबल एफर्ट्स टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है आज की डेट में। तो इसके बारे में हम डिस्कस करें। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फिशन प्रोसेस क्या होती है और फ्यूजन प्रोसेस क्या होती है और एनर्जी किस तरह से जनरेट की जाती है। तो अभी अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो किस पर बेस्ड है? फिजन प्रोसेस पर बेस्ड है। न्यूक्लियर रिएक्टर सभी के सभी अभी जो है वो फिजन प्रोसेस पर बेस्ड है, ना कि फ्यूजन प्रोसेस पे। अभी हम बात कर रहे हैं फ्यूजन प्रोसेस की। ठीक है, पर अभी तक के जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो किस पर बेस्ड है? फ्यूजन प्रोसेस पे बेस्ड है। और हम चाह रहे हैं कि फ्यूजन प्रोसेस से भी हम जनरेट कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। ओके, तो फ्यूजन प्रोसेस से क्यों चाह रहे हैं हम, वो भी आपको आगे समझ आएगा। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में बेसिकली ये जो फिजन प्रोसेस होती है, उस फिजन प्रोसेस में क्या होता है, एक हैवियर एटम होता है, लाइक यूरेनियम, मतलब कोई भी एक हैवियर एटम हो गया। लाइक हम यूरेनियम यूज करते हैं 235। ठीक है, यूरेनियम आपने यूज किया, इसको आप स्प्लिट करोगे लाइटर एलिमेंट्स में और एनर्जी यहाँ पे जनरेट होगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, अब ये यूरेनियम 235 जो है ये स्टेबल है, इसको अनस्टेबल करना है। तो क्या इसमें मैं एक न्यूट्रॉन मिला दूं तो ये अनस्टेबल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मैं इसमें एक न्यूट्रॉन मिला देती हूँ तो ये अनस्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। तो यूरेनियम 235 की जगह एक प्लस एक न्यूट्रॉन मिला दिया आपने तो 236 हो गया। तो ये अनस्टेबल कंडीशन में हो गया। अनस्टेबल कंडीशन में हो गया मतलब कि अब ये टूटेगा। अब ये टूटता है तो उसको बोलते हैं फिशन प्रोसेस। एक हैवियर एलिमेंट स्प्लिट होता है लाइटर एलिमेंट्स में। ठीक है, तो ये स्प्लिट होगा और दो इसने एटम बना दिए, प्लस बाकी ये जो न्यूट्रॉन है वो रिलीज कर दिए और बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। और ये जो लाइटर एलिमेंट्स में ये स्प्लिट होता है, ये कंट्रोल मैनर में, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा टूट जाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस कराई जाती है बेसिकली, और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये होती है फिशन प्रोसेस। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, एक एलिमेंट को, एक कोई एटम है उसको तोड़ रहे हो। ठीक है, लाइटर एलिमेंट्स में, ये फिशन प्रोसेस हो गई और इसमें भी एनर्जी रिलीज हो रही है। फ्यूजन प्रोसेस इसकी अपोजिट होती है, मतलब कि इधर से घुमा दो, लेकिन लाइटर एलिमेंट को आप हेवियर एलिमेंट बनाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम फ्यूजन प्रोसेस में, ये वही प्रोसेस होती है जो सन यूज करता है, जो स्टार्स में होती है शाइन करने के लिए, एनर्जी एमिट करने के लिए। जैसे सन जो है वो एनर्जी एमिट करता है, हम उसकी एनर्जी लेते हैं। ठीक है, धूप जो लेते हैं हम, तो वो किस तरह से चमकता है, किस तरह से शाइन करता है, तो उसमें ये फ्यूजन प्रोसेस ही होती है। ये प्रोसेस क्या होती है, इसमें क्या होता है बेसिकली, लाइटर एटम, कोई भी लाइटर एटम का न्यूक्लियाई जो होता है, लाइक हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन सबसे लाइट एलिमेंट है, आपको ही पता होगा, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आता है। तो हाइड्रोजन को आप
क्या करोगे, फ्यूज टू मेक न्यूक्लियस ऑफ हेवियर एटम। मतलब बेसिकली वहां पे आप तोड़ रहे थे, यहाँ पे आप जोड़ दोगे, वहां पे तोड़ रहे थे, यहाँ पे जोड़ दोगे। तो आपने क्या किया, हाइड्रोजन के एटम को जोड़ के हीलियम एटम बना दिया। तो आपने लाइटर एलिमेंट को, लाइटर एटम जो है उनको जोड़ा और हेवियर एटम बना दिया। इसमें भी बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो फ्यूजन मतलब जो फिशन प्रोसेस में होती है उससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, 4 गुना ज्यादा। ठीक है, फिशन प्रोसेस में भी आपकी एनर्जी एमिट हो रही थी, एनर्जी रिलीज हो रही थी। ठीक है, मैंने बताया था ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन फ्यूजन में उससे भी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या चाह रहे हैं, हमें तो एनर्जी रिलीज ही करना है, ना कि हमें हाइड्रोजन से हीलियम बनाना है। हमें हाइड्रोजन से हीलियम तो बनाना नहीं है, हमारा काम क्या है कि हमें एनर्जी जनरेट करना है। तो एनर्जी जनरेट हमारे लिए कौन सी प्रोसेस ज्यादा अच्छी रहेगी, जिसमें ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, तो बेसिकली इस वजह से हम चाहते हैं कि इस प्रोसेस को यूज करें। अब देखिए इस प्रोसेस को एग्जांपल से समझते हैं। फ्यूजन ऑफ एटम्स ऑफ 2 हेवियर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम को अगर आप जोड़ दोगे, इसका फ्यूजन करोगे और हीलियम न्यूक्लियस बन जाएगा। हीलियम न्यूक्लियस बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूट्रियम, और ट्राइटियम में क्या होता है 1H3। ठीक है, 1H1, 1H2, 1H3, तो ये आपका ट्राइटियम है 1H3। ठीक है, और इसमें 1H2 और एक प्रोटियम होता है 1H1। तो ये जो दोनों आइसोटोप हैं हाइड्रोजन की, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन ही है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन है। इन दोनों को आपने फ्यूज कर दिया, इन दोनों को आपने जोड़ दिया, मिला दिया, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसमें प्लस 2 प्लस हो गए और बाकी ये आपका। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से फ्यूजन प्रोसेस हो गई। और अब मैं अगर बात करूं कि हीलियम बनना है, तो ये 2 प्लस और 2 आपके न्यूट्रॉन जो हैं, तो वो दोनों मिला के एक आपका हीलियम बना देंगे। ठीक है, और बाकी न्यूट्रॉन जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 1 1 थे। ठीक है, और यहाँ पे 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो गए। फ्यूजन प्रोसेस कराई तो ये पांचों के पांचों आ गए, और फिर हीलियम के लिए जितना चाहिए था उतना निकल गया, बाकी का जो बचा वो न्यूट्रॉन बन गया, और एनर्जी बहुत सारी इसमें रिलीज होती है, और 4 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है फिशन प्रोसेस से। ठीक है, तो इसी वजह से ये करना चाहते हैं कि इस प्रोसेस से एनर्जी बने, जिससे कि हमें बहुत सारी एनर्जी मिल पाए। ठीक है, इसमें 4 टाइम्स मच एनर्जी रिलीज होती है देन फिशन प्रोसेस ऑफ यूरेनियम एटम। ये उस तरह का ही है जिस तरह का न्यूक्लियस रिएक्टर होता है। ठीक है, ये उसी तरह की जैसी हमने न्यूक्लियर रिएक्टर में देखी। ओके, फ्यूजन इज पॉसिबल ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। अब ये जो हम फ्यूजन की बात करें, मैंने आपको बोला इतना इजी नहीं है। तो इतना इजी क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत हाई टेम्परेचर पर ही ये प्रोसेस हो पाती है, बहुत हाई टेम्परेचर आपको देना पड़ता है। क्योंकि आप देखो ना कि ये हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन 2 मिलके हीलियम क्यों बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर देना पड़ेगा तभी रिएक्शन होगी। अच्छे वाले बैठे हैं, उनको बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है, तो हम इसमें बहुत हाई टेम्परेचर देंगे तब ये फ्यूजन की प्रोसेस पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, कितना हाई टेम्परेचर होता है, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको देना पड़ता है। ये उसी तरह का टेम्परेचर होता है जैसा सन और स्टार्स की कोर में होता है। ठीक है, सन की कोर में जितना टेम्परेचर है उस तरह का टेम्परेचर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। आप सोचिए सन के पास में भी आप जाओगे तो पास में छोड़ो, आप दूर से ही जल जाओगे। ठीक है, तो इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा तब जाके ये रिएक्शन होगी। ठीक है, और इसको एक बार देना तो ठीक है, बट इसको फिर सस्टेन करना है, क्योंकि आपको ये एनर्जी जनरेट करते जाना है। ऐसे थोड़ी कि एनर्जी एक बार आपने जनरेट की उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद मत करो, तो ऐसे थोड़ी। हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो डेली है, तो आपको एनर्जी डेली प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए आपको कुछ इस तरह का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो इस तरह का टेम्परेचर रिक्रिएट करना कोई इजी टास्क नहीं है, पहली चीज तो। दूसरी चीज ये है कि इसमें मटेरियल भी यूज होगा, मतलब जो रिएक्टर बनाएंगे उस रिएक्टर को किसी मटेरियल से ही बनाएंगे। ठीक है, अलॉय से बना लो, किसी चीज से बना लो, वो मटेरियल इस तरह का होना चाहिए कि वो इतना अमाउंट ऑफ हीट हैंडल कर पाए। ठीक है, पता चला जिस कंटेनर में आप रखे हो वो ही ब्लास्ट हो जाए, वो ही मतलब लिक्विड प्लाज्मा स्टेट में चला जाए। ठीक है, तो जो मटेरियल आप इस रिएक्टर में यूज कर रहे हैं वो मटेरियल इस तरह का होना चाहिए कि वो इस हीट को, इतनी हीट को होल्ड कर पाए, इतनी हीट को मैनेज कर पाए किसी तरह से। ठीक है, तो सच हाई टेम्परेचर, इतने हाई टेम्परेचर पर जो मैटर होता है वो प्लाज्मा स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। आपको भी पता है
कि इतना हाई टेम्परेचर अगर आप देंगे तो मैटर प्लाज्मा में चेंज हो जाएगा, प्लाज्मा स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट में चला जाएगा, इसका मतलब क्या है, एटम्स जो है वो ब्रेक हो जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, मतलब कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं बचा, अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस चल रहे हैं, आयंस चल रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन में एटम्स ब्रेक हो गए। ठीक है, ड्यू टू एक्सेसिव हीट, बहुत ज्यादा हीट हो गई, तो अब वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हीट दे दी तो पॉजिटिव और नेगेटिव में ही घूम रहे हैं। ठीक है, प्लाज्मा की एक टेंडेंसी होती है, जो प्लाज्मा स्टेट है उसकी क्या टेंडेंसी होती है कि वो बहुत फास्ट एक्सपेंड करती है, इसी वजह से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इसको हैंडल करना, उसके साथ वर्क करना। तो ये कोई बहुत इजी टास्क नहीं है, ये बहुत ही टफ टास्क है फ्यूजन प्रोसेस, इसीलिए अभी तक ये नहीं बनी है। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें, जो फ्यूजन प्रोसेस की जो एनर्जी है, जो ये टेम्परेचर इसको होल्ड कर पाए, इसको सहन कर पाए, उस तरह का बन नहीं पाया है। बनाए गए बहुत सारे, आगे देखेंगे हम। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या है, फ्यूजन रिएक्शन हम क्यों चाह रहे हैं, फ्यूजन से काम चला लें, बेनिफिट्स होंगे कुछ तभी तो सोच रहे हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें ग्रेटर मच मोर एनर्जी जनरेट करता है, पहली चीज तो ये तो आपको बेनिफिट दिख ही गया कि बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है। दूसरी चीज है कि कार्बन एमिशन नहीं करता, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम क्या बात कर रहे हैं कि यार कार्बन एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एमिट हो रही है, कार्बन नहीं करना, कार्बन नहीं करना, व्हीकल्स को कम चलाओ, ये सब चीजें हम चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से हम एनर्जी जनरेट करते हैं जिसमें कोई कार्बन एमिशन ही नहीं हो रहा, तो हमारी जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल गया हमको, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो ये चीज भी है। उसके बाद इसमें जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, रॉ मटेरियल्स आर इन सफिशिएंट सप्लाई, प्रोड्यूस मच लेस रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है, तो बहुत ही कम रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, तो ये भी हमारे क्लाइमेट के लिए ठीक है, एनवायरमेंट के लिए ठीक है, इसीलिए ये ज्यादा सेफर भी है। और फ्यूजन जो है उसको हम मानते हैं कि फ्यूचर ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो इसी वजह से इसके लिए हमारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। आगे काफी सारे बेनिफिट्स हैं इसके। बात आती है फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर की। देखिए, ओवर द ईयर साइंटिस्ट ने एक फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है जिसको बोला जाता है ITER, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए है ये रिएक्टर। ठीक है, तो बेसिकली ये रिएक्टर बनाया गया है, ये कहाँ पे है, साउथर्न फ्रांस में बनाया गया है, कोलैबोरेशन ऑफ 35 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। इसमें 35 कंट्रीज का कोलैबोरेशन है जिसमें इंडिया भी है। इंडिया जो है वो 7 पार्टनर्स में से एक है, वन ऑफ द 7 पार्टनर्स, जिसमें और कौन कौन है, यूरोपियन यूनियन है, यूएस है, रशिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, चाइना है और इंडिया है। ठीक है, तो इन 7 में से एक है इंडिया। ठीक है, इस वजह से इंडिया इसमें अपने साइंटिस्ट वगैरह भी भेजता है और काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी करता है इंडिया। तो ये जो सेवरल स्मॉल स्केल फ्यूजन रिएक्टर्स जो हैं वो अभी बन गए हैं और उन पे क्या है, रिसर्च चल रही है। ठीक है, बीइंग यूज्ड इन रिसर्च, बहुत सारे स्मॉल स्केल फ्यूजन रिएक्शंस बनाए जा चुके हैं और रिसर्च उन पे चल रही है, अलग अलग कंट्रीज ने बनाए हैं। वन ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है, अब जैसे ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स बहुत सारे बनाए गए ना, उनमें से एक ही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर था जिसने लास्ट वीक ये जो अभी ये स्टडी की उसमें एनर्जी जनरेट की है, और ये एक रिकॉर्ड है, न्यू रिकॉर्ड है। इसमें फ्यूजन प्रोसेस से एनर्जी जनरेशन का एक रिकॉर्ड है। ये जो स्टडी की गई है, ये जो रिसर्च की गई थी, कहाँ पे की गई थी, कलहम सेंटर फॉर फ्यूजन एनर्जी, ये कहाँ पे है, ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड के पास में ही है ये। ठीक है, ये क्या है, ये स्टडी, इसमें एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें रिएक्टर ने 11 मेगावाट ऑफ एनर्जी जनरेट की इन 5 सेकेंड्स पीरियड। ठीक है, तो 5 सेकेंड में 11 मेगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस की गई इस फ्यूजन रिएक्टर से। ठीक है, ओके, तो अब बात कर लेते हैं ITER प्रोजेक्ट है क्या। ये स्टार्ट हुआ था 1985 में हुआ था। इसकी डेडलाइन, उसके बाद देखिए, एक प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं कोई भी, फिर उसके बाद कुछ डेडलाइन सेट करते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस करना इतना इजी नहीं है, तो क्या इसकी जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड होती रहेंगी? तो हाँ, इसकी डेडलाइन जो है वो बहुत बार, सेवरल टाइम्स एक्सटेंड हुई है। ठीक है, तो क्लियर है, ओके। अब अकॉर्डिंग टू करंट टाइमलाइन की अगर हम बात करें कि अभी क्या टाइमलाइन है, तो हम सोच रहे हैं कि 2035 तक ये आपका ITER प्रोजेक्ट है
इज एक्सपेक्टेड टू बिकम ऑपरेशनल, मतलब कि इतने तक ये चल जाए 2035 तक हम सोच रहे हैं कि अभी हमने डेडलाइन इतनी दे दी है, ठीक है। राइट नाउ रिएक्टर इज इन द मशीन असेंबली फेज, ठीक है, अभी जो रिएक्टर है वो मशीन असेंबली फेज में है और 10 मिलियन पार्ट्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एंड टेस्टेड इन 7 मेंबर कंट्री, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट किए जाने, असेंबल किए जाने, इंटीग्रेट किए जाने, तो ये सभी पार्ट्स 10 मिलियन पार्ट इसके लिए बनाए जा चुके हैं, मशीन असेंबली फेज में, मतलब ऑपरेशनल वर्क चल रहा है इस पर। और अगर ये पूरी तरह से हो जाता है तो हम सोच रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट पूरा असेंबल होके ऑपरेशनल कितने में हो जाए, 2035 में, मतलब 2035 में तो ये सिर्फ बन के तैयार होगा, ठीक है, इस पे काम चलेगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है अभी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट का मतलब इसमें काम चल रहा है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी ये बनके तैयार नहीं हो जाएगा। इसमें जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जैसे कि अभी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और इनका जो टारगेट है, तो उस हिसाब से जैसे मान लो 500 मेगावाट एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो उस फॉर्म में नहीं होगी जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकें, जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उस फॉर्म में नहीं होगी। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, उसका अभी यूज नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, इसका कोई फायदा है क्या? हाँ, ये एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन मशीन है दैट विल एनेबल द बिल्डिंग ऑफ फ्यूचरिस्टिक फ्यूजन डिवाइस, ठीक है। इससे क्या होगा, हम टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं ना, इतनी बड़ी चीज है, हम टेस्ट करके देख रहे हैं अभी, अब टेस्ट करके देखेंगे, बाद में हम फ्यूचरिस्टिक फ्यूजन डिवाइसेस बनाएंगे, ठीक है। तो जो जैसे कि फ्यूजन रिएक्टर्स वर्क करते हैं, सेम उसी तरह से ये वर्क कर पाए बाद में और फिर उससे एनर्जी जनरेट कर पाए हम, ठीक है। तो बेसिकली अभी तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल फेज में है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है और हम ऑपरेशनल का बात कर रहे हैं 2035, और उसके बाद 3-4 डिकेड्स करीब आराम से लग जाएंगे, काफी सारे डिकेड्स लग जाएंगे जब ये ऑपरेशनल होगा, ठीक है। आफ्टर बिकम ऑपरेशनल, मतलब ऑपरेशनल हम सोच रहे हैं कि 2035 में हो जाए, उसके बाद भी बहुत सारे टाइम लग जाएगा, ठीक है। डिप्लॉयमेंट ऑफ फ्यूजन एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फॉर अवर एवरीडे नीड, मतलब जिस तरह की हम एनर्जी, रोज की एनर्जी जो हमें चाहिए, उसके लिए अगर हम इसका यूज करना चाहते हैं तो उसमें और ज्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, अब इंडिया और आईटीआर का रिलेशन देख लेते हैं। इंडिया ने ज्वाइन किया था इसको 2005 में। ये इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च इन अहमदाबाद, ये जो है ये एक लेबोरेटरी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये एक लीड इंस्टीट्यूशन है फ्रॉम इंडिया की साइड से, ये एक लीड इंस्टीट्यूशन है जो इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया एक मेंबर कंट्री है और इसी वजह से बहुत सारे कंपोनेंट्स इंडिया बनाती है आईटीआर रिएक्टर के, और इसके साथ में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करती है एंड R&D एक्टिविटीज करती है रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इंडिया भी इस 7 कंट्रीज में से एक है, मेंबर कंट्री है, और इसी वजह से बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाती है, एक्सपेरिमेंट्स करती है, R&D एक्टिविटीज करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये है इंडिया और आईटीआर, और बाकी आईटीआर के बारे में भी मैंने आपको बताया, फ्यूजन फिजन प्रोसेस क्या होती है, और ये जो अभी ब्रेक थ्रू हुआ है ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टा और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।